मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली, बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 4, पाठचर्या में भाषा। आज का मेरा टॉपिक है बहुसांस्कृतिक जागरूकता। बहुसांस्कृतिक जागरूकता का क्या अर्थ है, इसको हम आज आप लोगों को समझाएंगे। बहुसांस्कृतिक जागरूकता का अर्थ है एक ही समाज में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के साथ रहने का मौका मिलता है। भारतीय समाज में यह प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही रही है, परंतु पश्चिमी समाज के लिए यह नया विचार है जो 20वीं शताब्दी में ही विकसित हुआ है और सभी व्यक्ति अपने अपने संस्कृति के प्रति जागरूक हैं। भारतवर्ष में बहुसांस्कृतिक जागरूकता के अर्थ में हम देखते हैं कि भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं और सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक भी रहते हैं। परंतु पश्चिमी सभ्यता में यह एक नया विचार आया है जो कि 20वीं सदी में विकसित हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व की स्थिति में पैदा होना सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या नहीं है, अपितु समाज की संपत्ति माना जाता है और मनुष्य उसकी रक्षा करता है। भारत ने कहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच हमारे भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। यदि कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म का बच्चा यदि पैदा होता है तो वह उसकी विभिन्नता का समस्या नहीं है, अपितु समाज की वह भी संपत्ति माना जाएगा। जो बच्चा पैदा हुआ है वह मनुष्य उसकी रक्षा करता है। जिस सभ्यता और संस्कृति में बच्चा जन्म लेता है सभी लोग मिलकर के उसकी रक्षा करते हैं। अब हम आते हैं स्वजाति केंद्रवाद या स्वजाति केंद्रवाद किसे कहते हैं या स्वजाति केंद्रवाद क्या है, आइए इसके विषय में जानें। इसमें अपनी संस्कृति को बेहतर मानकर दूसरे से तुलना करते हैं। जैसे हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, तो हम इसमें तुलना करते हैं कि जो हिंदू की जो संस्कृति है मुसलमानों की संस्कृति से बेहतर है, उसे स्वजाति केंद्रवाद कहते हैं। स्वजाति मतलब आप अपने आप को कितना अच्छा से अच्छा मानते हैं और दूसरे को कितना खराब मानते हैं, यही सेंस में कहा गया है स्वजाति केंद्रवाद। उदाहरण, अगर हिंदू संस्कृतिवाद अपनी तुलना मुसलमानों की संस्कृतिवाद से बेहतर समझता है और उसका मूल्यांकन भी उसे अच्छे से करता है कि हर मायने में हिंदू की संस्कृति मुसलमानों की संस्कृति से बेहतर माना गया है। यदि एक हिंदू बच्चा है अपनी संस्कृति को मुसलमान की संस्कृति से हर मायने में बेहतर समझता है, इसका मतलब वह स्वजाति केंद्रवाद का उदाहरण है या स्वजाति केंद्रवाद कहते हैं। अब हम आते हैं परजाति केंद्रवाद क्या है या परजाति केंद्रवाद किसे कहते हैं। पर माने दूसरा, जो अपने जाति के हो करके किसी दूसरे जाति का वर्णन करे कि आपकी जात जो है मेरी जात से अच्छी है, तो उसे कहते हैं पर जाति केंद्रवाद। पर जाति केंद्रवाद में अपनी संस्कृति को कम मूल्य देना और दूसरे की संस्कृति को अधिक मूल्य देना। उदाहरण के लिए, यदि कोई मुसलमान बालक हिंदू संस्कृति को अधिक महत्व देता है और मुसलमान संस्कृति को कम महत्व देता है और हिंदू संस्कृति को अच्छा मानता है, तो यह परजाति केंद्रवाद का उदाहरण है। अब हम आते हैं स्वजाति केंद्रवाद प्लस परजाति केंद्रवाद को मिलाकर बनता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। कौन सा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। स्वजाति केंद्रवाद प्लस परजाति केंद्रवाद को मिलाकर के बनता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद के विषय में जानेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि हर संस्कृति अपने दृष्टिकोण से श्रेष्ठ होते हैं, चाहे हिंदू संस्कृति हो, मुसलमान संस्कृति हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी संस्कृति है अपने में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस दृष्टिकोण से
यह स्थापित हुआ है कि विभिन्न संस्कृतियाँ ऊंच नीच का स्तर नहीं है, बल्कि सभी संस्कृतियाँ एक ही स्तर की है। ये नहीं कि हिंदू की संस्कृति बहुत अच्छी है, मुसलमान की बहुत खराब है, जैन की अच्छी है। तो इसमें है कि जितनी भी संस्कृतियाँ हैं वह सभी संस्कृतियाँ में ऊंच नीच का स्तर नहीं है, बल्कि सभी संस्कृतियाँ का स्तर एक ही है, सभी संस्कृतियाँ बराबर हैं। आगे चलते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। 20वीं शताब्दी में फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ है। 20वीं शताब्दी में फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ है। फांसीवाद एक संस्कृतिवाद का चरम स्तर है, जहां अन्य समूहों को अपनी संस्कृति में आत्मसात करने के स्थान पर उन्हें सामूहिक नरसंहार के माध्यम से समाप्त ही कर दिया जाता। जैसे यदि हम हिंदू हैं, ठीक, अब कोई मुसलमान है, हिंदू वाला कहता है मुसलमान से कि आप मेरी संस्कृति को अपने में आत्मसात करो, यानी जैसा मैं कहता हूँ मेरी संस्कृति को अपनाओ। अगर तुम मेरी संस्कृति को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यही होता है फांसीवाद में। आगे है, इसकी प्रतिक्रिया में राजनीति दर्शन में बहुलतावादी विचारधारा पर, जिसने समाज के स्तर पर भी बहुलवादी की पृष्ठभूमि अपनाया है। 1960 के बाद भूमंडलीकरण बढ़ा। श्रम के मुक्त संचरण के कारण पश्चिमी देशों में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। इससे पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक एकता भंग हुई, क्योंकि मानववाद में लोकतंत्र जैसे मूल्य दुनिया भर में फैल चुके थे। अब तो बहुसंस्कृतिवाद को एक संस्कृतिवाद से बेहतर मानते। पहले लोग क्या कहते थे कि मेरी संस्कृति यह है और अच्छी है, फिर लास्ट में सभी लोगों ने स्वीकारा कि बहुसंस्कृतिवाद, जैसे भारत क्या है बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में हमेशा रहता है, तो वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो आगे चलकर सभी लोगों ने बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन किया। 1970 के बाद पश्चिम में कई देशों ने बहुसंस्कृतिवाद की नीति को अपनाया। ठीक है, कुछ देशों ने तो अपना लिया, लेकिन 1970 के बाद पश्चिमी देशों के सभ्यता संस्कृति ने बहुसंस्कृति को अपनाया। अब है पश्चिम में बहुसंस्कृतिवाद। 19वीं शताब्दी तक एक संस्कृतिवाद का प्रभुत्व रहा, किंतु कुछ वर्षों में बहुसंस्कृतिवाद को स्वीकार किया गया और सबसे पहला कदम कनाडा ने 1971 में उठाया। पहली बात तो लोगों ने एक संस्कृतिवाद को अपनाया, लेकिन 19वीं शताब्दी जब आया तो लोगों ने एक संस्कृति के प्रभावित रहा, किंतु कुछ वर्षों के ही बाद में बहुसंस्कृति को अपनाया। सबसे पहला कदम कनाडा ने 1971 में उठाया और उसके बाद क्यूबेक प्रांत के फ्रेंच समुदाय की समस्याओं को देखते हुए बहुसंस्कृतिवाद को राज्य के नीति के तौर पर घोषित किया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 1973 ने बहुसंस्कृति केंद्रवाद को अपनाया। उसके बाद स्वीडन ने 1975 में अपनाया। उसके बाद लगभग पूरे यूरोप में, यानी जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, सभी ने बहुसंस्कृतिवाद में फैल गया है और सभी ने बहुसंस्कृतिवाद को ही अपनाया, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। अल्पसंख्यक के संस्कृति तथा संगीत को प्रोत्साहन देना। यदि जैसे मान लीजिए कि हम भारतवर्ष में हैं या भारत के निवासी हैं, तो हम क्या करेंगे, जिनकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हम उनके संस्कृति तथा सभ्यता को या संगीत के गान को प्रोत्साहन करेंगे और उसको क्या करेंगे, अपनाएंगे। दूसरा पॉइंट, अल्पसंख्यकों की पारंपरिक तथा धार्मिक वेशभूषा को, जो उनकी धार्मिक वेशभूषा है उनको हम पहनने के लिए आज़ादी देंगे। ये नहीं कि हम भारतवर्ष में हैं, हमारी वेशभूषा यह है तो आप इसी को स्वीकार करें, नहीं, उनकी जो वेशभूषा है वे उसी को ग्रहण करेंगे। तीसरा है, अल्पसंख्यकों के त्योहारों, अवकाश तथा उत्सव को राज्य की मान्यता प्रदान करना। जिस राज्य में वह रह रहे हैं उसी के आधार पर उनका जो भी त्यौहार है, हम उनको अवकाश, अपने राज्य के थ्रू अवकाश घोषित करेंगे और उनके जो भी उत्सव हैं उनको राज्य की मान्यता भी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण करना तथा उनकी सब्सिडी। जैसे उनकी तो संख्या वैसे ही कम है, अल्पसंख्यक हैं, जो उनकी भाषा स्वाभाविक है, तो हम क्या करेंगे,
उनकी भाषा का संरक्षण करेंगे तथा सब्सिडी छूट प्रदान करेंगे कि यदि उनकी भाषा कोई सीखता है तो हम उनको विशेष तरह का पैकेज प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की दोहरी नागरिकता की अनुमति देना यदि उनका मूल देश भी इसको स्वीकार करता है। जैसे यदि भारतवर्ष में वो लोग रह रहे हैं और भारतवर्ष में उनकी जो है एक तो नागरिकता हो गई भारत की और दूसरा हो गई राज्य सरकार की, जो कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति देना यदि उनका मूल देश भी इसको स्वीकार, जैसे भारत में रहे हैं, यदि भारत में उनकी सभ्यता और संस्कृति का जिक्र है तो एक नागरिकता वहाँ से मिल जाएगी और दूसरी नागरिकता उनको यहाँ से जिस राज्य में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो एक उनकी राज्य की नागरिकता हो जाएगी, इसलिए उनको दोहरी नागरिकता मिल जाएगी। इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त होता है विद्यार्थियों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम पुनः उपस्थित होंगे।